टर्म टू एग्ज़ाम आने को बस 1 महीने है और अभी भी अगर तुम इस उम्मीद पे हो कि रिजल्ट आने वाला है उसके बाद बस पढ़ना स्टार्ट ही करेंगे हम, तो शायद ऐसा होगा कि अब तुम्हारे साथ सीबीएसई वाले प्रैंक करके चले जाएंगे। अब भूल जाओ यार, रिजल्ट की बात है, बस 1 महीना है तुम्हारे पास। अगर अभी तुमने कुछ नहीं किया ना तो ज़िंदगी भर ऐसे ही बैठते रह जाओगे और फिर तुम पछताते रह जाओगे कि अगर मैं उस समय कर लेता ना तो आज मेरे साथ ये नहीं होता। देखो, हर किसी के लाइफ में एक ऐसा समय होता है जब उसके पास ऑप्शन होता है, या तो वो एक सही डिसीजन लेके आगे बढ़े लाइफ में, या फिर वो बस रुका ही रह जाए और अपनी ज़िंदगी को ऐसे बर्बाद कर ले। तुम्हारे पास भी यही समय आज है। आज अगर तुम डिसाइड करते हो कि मैं आज से, अभी से पूरा 1 मंथ डेडिकेटेडली क्लास 10 के लिए करूँगा, लिटरली तुम मेरी स्टोरी से ही इंस्पायर हो सकते हो। देखो, मैंने तो यार क्लास 10 को बहुत ही ज़्यादा सीरियसली लिया था। शुरुआत से लेकर लास्ट तक मैंने बराबर पढ़ा और मेरे ऊपर इतना प्रेशर भी नहीं था। बट क्लास 12 में मैं थोड़ा भटक गया था। बस एग्ज़ाम के 2 महीने बाकी थे और मेरा थोड़ा सा भी सिलेबस कंप्लीट हुआ नहीं था। बट मैंने गिव अप नहीं किया। मेरे पूरे लाइफ में ना ये 2 महीने मुझे याद रहेंगे। मैं अपना जितना बेस्ट दे सकता था मैंने दिया। ये 2 महीने में मैंने कंप्लीट किया सिलेबस। और मैं बता रहा हूँ सच में, मेरे लाइफ में मैं इतना सीरियस कभी नहीं था जितना मैं इन 2 महीने में था। मतलब भाई साहब, जब तुम्हें पता हो ना कि तुम्हारे फटने वाले हैं, तब तुम्हारे पास ये एक्सक्यूज़ नहीं होगा कि यार पढ़ा नहीं जा रहा मुझसे, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा। भाई साहब 8-9 घंटा पढ़ता था मैं, लिटरली सुबह के 4-4 बजे तक। बीमार पड़ गया था, कोई दोस्त नहीं, कोई फ़ोन से रिलेशन नहीं, सब कुछ कट। यहाँ तक कि मैंने स्कूल जाना छोड़ दिया था। मुझे लगता था यार स्कूल जाने में तो समय बर्बाद हो रहा है, मुझे अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। और उस चीज़ को जब मैं आज के समय से कंपेयर करता हूँ ना, तो मुझे लगता है कि मैंने बहुत अच्छा डिसीजन लिया। मैं प्राउडली ये कह सकता हूँ, मैंने अपने ज़िंदगी के 2 महीने में अपना बेस्ट दिया। अब मैंने कैसे ये किया, ये स्ट्रैटेजी मैं तुम लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा, ताकि तुम लोग भी मुझसे मोटिवेट होके कुछ करो। बस तुम्हारे पास 1 महीना है। अगर तुमने सही डिसीजन लिया ना और इस 1 महीने को अच्छी तरीके से यूटिलाइज़ किया ना भाई साहब, तो शायद ज़िंदगी भर तुम मेरे इस आवाज़ को याद रखोगे और कहोगे कि भैया आपका जो एक वीडियो था इसने हमारा लाइफ चेंज कर दिया। लिटरली बता रहा हूँ, आज तुम्हें ये बात काफ़ी हल्के में लग रहा होगा, बट अगर तुम इसे सीरियसली लेके बस मेरी बात को मान के 1 महीने को डेडिकेटेडली पढ़ाई को दोगे ना, हर चीज़ को भूल भाल के 8 से 9 घंटा, भाई कोई एक्सक्यूज़ नहीं है भाई। अब देखो, बात ही अलग है। अब 1 महीने है, अगर तुम कहते हो कि पढ़ा नहीं जा रहा तुमसे, छोड़ दो भाई, रहने तो तुमसे हो ही नहीं पाएगा। ये कहा ही जाता है भाई। देखो, जब तक तुम्हारे अंदर में वो जुनून नहीं होगा कि मैं कंप्लीट करूँगा, मैं ये कर सकता हूँ, तब तक तुम यही सारे एक्सक्यूज़ देते रहोगे कि मुझसे नहीं होता, सोशल मीडिया का डिस्ट्रैक्शन, ये का डिस्ट्रैक्शन। या तो तुम अपने आप को एक्सक्यूज़ देते रह जाओगे, या तो मेरे बातों को इम्प्लीमेंट करोगे। तो पहला चीज़ देखो, तुम्हारे पास सिलेबस है। सिलेबस के अंदर में जो भी टॉपिक्स दिया हुआ है, ईच एंड एवरी टॉपिक को पूरे डिटेल में पढ़ो। जितना सकते हो तुम उतना पढ़ो। ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के नाम का चुतियापा तुम लोग फैला रखे हो ना, इसे यार हटा दो अपने दिमाग से। अपने आप को बस इतने काबिल कर लो कि सीबीएसई वाले कोई भी टॉपिक दे दे तुम्हें सिलेबस से, तुम्हें उसके बारे में पूरा नॉलेज होना चाहिए। तुम उसके बारे में पूरा लिख के आ सकोगे एग्जाम पे। अब तुम इस काबिल बनोगे कैसे? एनसीईआरटी पढ़ के भाई। देखो, चाहे साइंस हो, मैथ्स हो या एसएसटी हो, एनसीईआरटी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ है ही नहीं। अगर तुम मैथ्स कर रहे हो तो एनसीईआरटी बुक के अलावा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को भी तुम्हें प्रैक्टिस करना है। और जो साइंस और एसएसटी का बात रहा, तो ईच एंड एवरी लाइन जो भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है तुम्हें उसे रीड आउट करना है एटलीस्ट 2 से 3 बार। बट यहाँ तुम्हें मैं ट्रिक बता रहा हूँ। आज तुम्हारे पास डिजिटल एजुकेशन का सपोर्ट है, यूट्यूब है तुम्हारे पास। जिस एनसीईआरटी को पढ़ने में 3 से 4 घंटा लगता है, तुम उसे 1 ही घंटे में डिटेल में पढ़ सकते हो। जो भी चैप्टर है उसका नाम लिखो, लिखने के बाद लास्ट में लिखो एनसीईआरटी। ढेर सारे वीडियोस मिलेगा तुम्हें, ठीक है, जहाँ लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन किया जाता है। उन्हें देखो और समझो और अपनी किताब में भी हाईलाइट करो उन्हें। इस तरीके से एटलीस्ट 2 से 3 बार तुम्हें एनसीईआरटी पढ़ना है। और अगर मैथ्स कर रहे हो, खुद करने जाओगे मैथ्स का एक्सप्लेनेशन बहुत टाइम लगेगा। दूसरों को देखो, ऑब्जर्व करो और खुद भी करो। 2 से 3 बार कर लोगे तो तुम्हारा मैथ्स पक्का बन जाएगा। अगर तुम्हें डिजिटल एजुकेशन इतना सपोर्ट कर रहा है तो तुम डिपेंड क्यों रह रहे हो दूसरों के ऊपर? हमारे स्कूल में अच्छा से पढ़ाया नहीं जा रहा। अबे छोड़ो यार, स्कूल का कौन केयर करता है? मैंने तो अपने आखिरी 2 महीने में स्कूल ही नहीं गया था। इसके बाद तुम्हें नोट्स बनाना है। देखो, हमारा ह्यूमन ब्रेन हर चीज़ों को लंबे समय तक याद नहीं रख सकता, तो हमें नोट बनाना ही पड़ता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हर चीज़ को बना दो, नहीं। नोट को जितना छोटा रख सकते हो उतना छोटा बनाओ। देखो, मैंने 1 साल के इस यूपीएससी के प्रिपरेशन के टाइम पीरियड में एक चीज़ तो सीखा है, जितने भी यूपीएससी टॉपर है उनका नोट्स भाई साहब बहुत ही छोटा होता है। तुम सोच के देखो, 2018 में जो यूपीएससी टॉपर था ना, उसका नोट जीएस पेपर, वहाँ कई सारे पेपर्स होते हैं,
उसमें जीएस पेपर 3 का ना नोट, जिसे पढ़ने में 6 से लेकर 8 महीना लगता है बस पढ़ने में भाई, उसने उसका नोट 30 पेजेस में कंप्लीट किया है। लिटरली विश्वास करोगे कितना छोटा बनाया है उसने नोट। 30 पेज में 8 से लेके 9 मंथ का पूरा टॉपिक्स को उसने निपटा दिया। तो इससे अब तुम्हें क्या सीख मिला कि यार नोट जब भी करेंगे बहुत ही लिमिटेड वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। जो चीज़ तुम्हें याद नहीं रहेगा इन फ्यूचर उस चीज़ों को बस लिखो। तुम्हारा नोट एकदम क्रिप्स होना है। एक चैप्टर को 3 पेजेस में निपटा दो भाई, बहुत है। फिर यार एक चीज़ मैं तुम लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, डू नॉट डिपेंड ऑन अदर्स नोट। समझ गए? दूसरों के नोट के ऊपर डिपेंड मत रहो, चाहे वो नोट मैं दे रहा हूँ तुम्हें या कोई भी दे रहा है तुम्हें। अगर तुम अपने एग्जाम प्रिपरेशन को इस तरीके से तैयार कर रहे हो कि नोट तो मुझे प्रोवाइड किया जा ही रहा है, कोई भी यूट्यूब चैनल से हो, और उसी को पढ़ के दे दूंगा यार क्या है, तो भाई साहब ये तुम्हारा सबसे बड़ा भूल है। जब तुम खुद से नोट्स प्रिपेयर करते हो ना अपना, तो तुम्हारा प्रैक्टिस होता है आंसर राइटिंग का, और तुमने 1 साल से आंसर लिखा नहीं है सही से। समझ रहे हो बात? मेरा और तुम्हारा सिचुएशन बहुत अलग था। कोविड की वजह से तुम लोग तो भूल ही गए होगे कि किस तरीके से आंसर को प्रेजेंट किया जाता है। तुम्हें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस का ज़रूरत है। और इसी बीच अगर तुम दूसरे के नोट्स के ऊपर डिपेंड होके बैठे हो कि भाई साहब नोट्स तो है ही हमारे पास, क्या बनाना है, नहीं यार, तुम नोट्स बनाओ अपना। हाँ, तुम दूसरों के नोट्स का इस्तेमाल कर सकते हो, मैंने तुम्हें इस्तेमाल करने से मना नहीं किया है, बट पूरी तरीके से उनके ऊपर डिपेंड मत रहो। उनके नोट्स को देखो और समझो, और उसके बाद जो भी तुम्हें समझ आए अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से अपना नोट्स तैयार करो। क्योंकि जो चीज़ तुमने बनाया है ना, ये चीज़ तुम्हें मेहनत लग रहा है, बट ये एग्ज़ाम के टाइम पे तुम्हारे बहुत हेल्पफुल रहेगा। तुम्हारा एक तो प्रैक्टिस हो रहा है, और जब तुम लिखते हो तो तुम्हें याद भी रह रहा है ये चीज़। और क्योंकि तुमने इतने ज़्यादा चीज़ देखा है, दूसरों के नोट्स को देखा है, तो तुम उससे भी छोटा जितने भी लिमिटेड पॉइंट्स है उसे नोट डाउन करके एक चैप्टर को 2 से 3 पेजेस के अंदर में निपटा दोगे। अब जब तुम इतना कर लोगे ना, जैसा मैंने तुम्हें कहा है, पहले एनसीईआरटी पढ़ोगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे, फिर यार तुम्हें नोट बनाना है, वो भी अपना नोट बनाना है, अपने हाथों से। दूसरों से देख के इंस्पायर्ड जरूर होगे, बट नोट अपना होना है। एग्ज़ाम खुद देने जाओगे ना, तो नोट भी अपने पास होना है, ऐसा जिससे जो एग्ज़ाम का आखिरी 2-3 दिन होता है ना, वो रिवीजन होगा। इसके बाद यार जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अब तुम्हें बस जानना है कि क्वेश्चन का पैटर्न कैसा होता है। देखो यार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर्स में फ़र्क है। तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर्स को इसलिए पढ़ रहे हो क्योंकि तुम्हें क्वेश्चन का पैटर्न जानना है, ना कि इसलिए ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हें प्रैक्टिस करके जाऊंगा तो बस हो गया, बस हमारा तो निकल जाएगा। नहीं, तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को इसलिए देख रहे हो कि तुम्हें पैटर्न समझना है, ये किस तरीके का क्वेश्चन आने वाला है और किस तरीके से मैं उसे प्रेजेंट कर सकूँगा। एटलीस्ट तुम्हें प्रीवियस ईयर के 5 साल के क्वेश्चंस को तो देख के जाना ही है। मैं यार अपनी तरफ से जितना सकूँगा टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा। इसके अलावा थोड़ा तुम्हें भी मेहनत करना है, ढूंढ के निकालो और प्रैक्टिस करो। 1 महीने में तुम बस इतना कर लो। इसके बाद जो सैम्पल पेपर का चुतियापा है उसे हम बाद में देखेंगे, जो एग्ज़ाम का आखिरी के 10-15 दिन रहेगा, 1 मंथ के बाद भी। ये तो फरवरी स्टार्ट हुआ है ना, बस उस 10 दिनों में तुम्हें करना है सैम्पल पेपर प्रैक्टिस। पहले सीबीएसई का सैम्पल पेपर करना, उसके बाद जो भी इंपॉर्टेंट सैम्पल पेपर्स है जैसे कि ओसवाल का, अरिहंत का, जितना भी मिला है तुम्हें वो सब बाद में करेंगे। पहले जो चीज़ मैंने तुम्हें कहा है वो कर लो, और जो सैम्पल पेपर का जुगाड़ है वो मैं कर दूंगा तुम्हें, बट पहले ये चीज़ कर तो लो। सैम्पल पेपर तुम तब कर पाओगे जब तुम्हें चीज़ का अंडरस्टैंडिंग होगा। तो इसी चीज़ के साथ मैं वीडियो को ख़त्म कर रहा हूँ। बस ज़्यादा यही कहूँगा कि तुम्हारे पास बस 1 महीना है, या तो तुम कुछ कर जाओगे या फिर तुम बस इस वीडियो को ऐसे ही सुन के बस हाँ बस ठीक है ना 2 मिनट के लिए मोटिवेट हो गए और बस छोड़ दिए। तुम्हारे ऊपर है। थैंक यू, लव यू ऑल।